कराची ऑपरेशन के बड़े मशहूर किरदार थे इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी। बेसिकली तो ये जब सबसे पहले कराची में एक लोकल लोगों पे मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनी थी ईगल स्काउट, फिर उसके थ्रू ये आए और उस ज़माने में शुरू में कुछ कोटा था एमक्यूएम का, जो कुछ लोग इनके भर्ती हुए थे, तो उसमें ज़ीशान काज़मी भी थे और कुछ महाजिर अफसरान भी थे यहाँ पे। ज़ीशान काज़मी इस तरीके से इसमें आ गए, लेकिन अभी इतने मशहूर नहीं हुए, नॉर्मल इनकी ड्यूटियाँ थीं और कोई ख़ास इनका वो नहीं था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की 94 में गवर्नमेंट आई, तो उस वक़्त ज़ीशान काज़मी को इसमें जो है ना नसीरुल्लाह बाबर से पर्सनल यानी जो जो टास्क थे वो थे, उस टास्क की वजह से बड़ी गैर मामूली शोहरत मिली इनको। और मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस में कराची ऑपरेशन के हवाले से ज़ीशान काज़मी से नंबर 1 कोई भी नहीं है, हत्ता कि चौधरी असलम भी नहीं है। उसकी बहुत सारी रीज़न हैं, जो फिर आपको मुख्तलिफ़ मिसालें दे के बताऊँगा तो समझ में आएगा। ज़ीशान काज़मी बहुत बड़ा मकसद का नाम था। लेकिन 94 में मकसद के जब इन्होंने थोड़ा-थोड़ा टुक-टुक करना शुरू किया तो मशहूर तो 95 में हुए, 92 के ऑपरेशन में नहीं थे। मकसद के पुलिस में थे, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई इनको जानता भी नहीं था। कराची से थे, अंचोली 20 नंबर में इनकी रिहाइश थी और जिस वक़्त इन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, इनके एक अपने खालाजाद भाई कज़न मोस्ट वांटेड थे एमक्यूएम के प्लेटफ़ॉर्म पे। लेकिन कभी उन्होंने वो किया नहीं, पकड़ा नहीं मकसद को उनको, वो तो उनके कज़न थे तो सपोर्ट करते, मुझे बताया नहीं है। नाम कभी नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया। तो 95 में मेरी पहले इस तरीके से हुई कि उस ज़माने में मैं हफ्ते-रोज़ा तकबीर में स्टोरी जो लिखता था, तो उस स्टोरियों की बड़ी जो है ना वाह-वाह होने लगी। वो असेंबलियों में जो है ना ज़ेर बहस आ गई, कौमी असेंबली में, सेनेट में। और जो है ना यहाँ पे जब शुएब सदल को टास्क देके भेजा गया, वो डीआईजी कराची आए, तो वो भी बड़े मुतवज्जो हुए और ऐसे कि पूरी गवर्नमेंट मेरी तरफ मुतवज्जो थी। बहुत से लोग मुझसे कॉन्टैक्ट मुसलसिल कर रहे थे। उन दिनों में हमारे बहुत अच्छे दोस्त बल्कि बड़े भाई की तरह थे, जो एएसपी गुलबर्ग थे, अब्दुर्रज़ाक चीमा, बहुत ऑनेस्ट और बहुत ज़बरदस्त पुलिस अफ़सर थे। तो उनके साथ ताल्लुकात थे, तो ज़ीशान ने पहली बार जो है ना उनके थ्रू मुझसे राब्ता किया। हुआ ये, यानी इसके बहाना भी ऐसे बना कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक यानी सेंट्रल के किसी एक इलाके से इन्होंने एमक्यूएम का एक बंदा, ये उस ज़माने में न्यू कराची में थे। वैसे इनको ज़्यादा शोहरत ज़ीशान को देखें नाज़िमाबाद थाने में मिली थी, जब ये फ़हीम कमांडो वाला भी मामला हुआ था। जब ये न्यू कराची में आ गए तो ये बड़ा पीक पे इनका वो पहुँच गया। तो उन दिनों में ऐसा मैं कभी इनसे मिलता नहीं था जाके ज़ीशान काज़मी में, बहुत से अफ़सार से नहीं मिलता था। मेरे पास इतनी सोर्सेज़ थी, खबर मेरे पास चल के आती थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इनकी। उस वक़्त एक बंदा पकड़ा गया जो नहीं था, उसका ताल्लुक़ एमक्यूएम से, लेकिन वो बेगुनाह था, उसका कोई जुर्म नहीं था, कोई भी मामले में नहीं था, किसी गलत काम के अंदर शामिल नहीं था। और ज़ीशान का उस वक़्त दस्तूर ये था कि अगर वो किसी को राह चलते भी किसी को उठा ले, तो उसकी कम से कम जो फ़ीस होती थी ना, ये होती थी लाख रुपए देगा तो जाएगा। तो लाख रुपए तो ज़ीशान के मशहूर थे कि वो, और ज़ीशान के पास 2-200, 4-400 बंदे भी इसके पास प्राइवेट में पड़े रहते थे। 1-1 लाख रुपए आते थे, जैसे अगर 200 बंदे हैं तो 200 लाख आ गए, 400 लाख आ गए, इस तरीके से इनका चलता था। ये बंदा भी इन्होंने उठा लिया और ये बंदा मेरे बहुत अच्छे जानने वाला था। वहाँ के सारे दोस्त यार जो है वो मेरे पास आ गए उस वक़्त, और उन्होंने मुझे बताया कि भई ऐसा-ऐसा जो है ना मसूद जो है वो, उसको ज़ीशान ले गया है और 1 लाख रुपए माँग रहे हैं और बड़ा ख़तरा है कि मार के ना फेंक दें। तो मैं फिर जो है वो मैंने जब ये सुना तो मुझे उसका ख़्याल आया, तो मैं उसके घर गया मसूद के। मसूद के घर की ये हालत थी कि ज़मीन पे मक़सद को वो गद्दे बिछा के उनकी बच्चे सो रहे थे, और उनके वालिद साहब बहुत, यानी वो लोग इतने अमीर नहीं थे, बहुत गरीब लोग थे, और उनके हालात बड़े ख़राब चल रहे थे, और उनके वालिद साहब बिल्कुल आबदीदा थे, बहुत सबसे बड़ा बेटा उनका था ये। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा जो है ना तुम मसूद को भाई बोलते हो, तो यार ये मसूद को जो है ना किसी तरह ज़ीशान से लाओ। 1 लाख उन्होंने मुझसे डिमांड की है। मैंने अपने ख़ानदान से जो मिलकर ना 50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। 50 मेरे से अभी नहीं हो रहे, आप ये 50 पे अगर अपनी गारंटी पे कर लो तो 50 मैं जमा करके और दे दूँगा। मैंने उनसे बोला कि मसूद आपका बेटा है और मसूद को मैं भाई बोलता हूँ, तो फिर मैं भी तो आपके बेटे जैसा हुआ। तो अगर मेरे जो है ना कनेक्शन पे वो ना आ सके, तो पैसे अभी मैं पैसे-वैसे आपसे नहीं लूँगा, पैसे आप रख लें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मसूद आपको मिलेगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ। मैंने अब मेरी ज़ीशान से, क्योंकि ज़ीशान के मैसेज पहले मिल रहे थे, लेकिन मैं मिलता नहीं था ज़ीशान से।
ये जब वाक़या हुआ तो मुझे जाना था, अब लेकिन मैं चाह नहीं रहा था कि ये कोई जो है ना फ़ायदा ज़ीशान इस फ़ायदे को मेरे से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो वो मैं चाँद रात थी उस दिन, मुझे इतना याद है। मैं अब्दुल रज़ाक चीमा साहब के घर पे चला गया। ये एएसपी गुलबर्ग, बहुत मैंने आपको बताया इनको बहुत ईमानदार, और सिंध पुलिस में नहीं पूरे पाकिस्तान पुलिस में अगर चंद गिनती के चंद ईमानदार और ऑनेस्ट पुलिस अफसरान थे उनमें से एक थे। ये बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। मैं इनको अपना दोस्त नहीं, मैं इनको अपना बड़ा भाई बोलता था। चीमा साहब के घर पे चला गया। चीमा साहब उस वक्त जो है वो बहुत, क्योंकि कराची के हालात ऐसे थे, बहुत बिजी है, सारे अफसरान बिजी होते थे। चीमा साहब वो टाइम निकाल के आए थे कि अब बेगम को ले जाके ईद की शॉपिंग कर लें, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। मैं पहुंचा तो वो इनकी तैयारी चल रही थी, ये जाने वाले थे। मैंने चीमा साहब से बोला, चीमा साहब आपकी तो ईद हो जाएगी और ईद के रात सुबह तक तो बाज़ार खुला होता है, और लेकिन एक बंदा है जिसके घर पे मातम मचा हुआ है कि अगर आपने सुनी किया और फ़र्ज़ करें ज़ीशान इसको मार दे तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी है, आप मेरे साथ आप चलोगे, मुझे बंदा चाहिए। तो चीमा साहब ने जो है ना बड़ी मेहरबानी की। चीमा साहब ने बोला आप सही कह रहे हैं, मैं ईद बाद में मना लूँगा, पहले मैं इस बच्चे के लिए चलता हूँ। चीमा साहब मुझे अपनी गाड़ी में लेके जो है वो न्यू कराची थाने चले गए। ज़ीशान थाने में था नहीं। चीमा साहब गए तो चीमा साहब को सब सलूट पड़ रहे थे सारे अफसान के। चीमा साहब जाके एसएचओ के कमरे में बैठ गए, मैं ही बैठ गया। चीमा साहब ने बोला कि इनसे पूछा कितने बंदे पड़े हैं प्राइवेट में, उन्होंने रहे थे, कोई तादाद बताई। बोला मसूद नाम का कोई बंदा है, चेक करके बताओ। तो जो उनके लोग प्राइवेट लोग थे निशान थे, उन्होंने बताया कि हाँ मसूद नाम का एक बंदा है। चीमा साहब ने बोला इसको निकाल के ले आओ। जब वो मसूद को लेके आए तो वो नंगे पैर था और बहुत बहुत बुरा हाल था उसका। तो मसूद आया और उसने जब मुझे देखा तो वो बच्चों की तरह बिल्कुल भागता हुआ मेरे से लपट गया, और वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, इतना खौफज़दा था वो, मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मसूद मैं आ गया हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, तुम यहाँ बैठ जाओ। तो वो उसकी घबराहट के मैं आलम ये बता रहा हूँ कि वो ज़मीन पे बैठने की जगह देख रहा था। तो मैंने उसको कुर्सी खींची, मैंने उसको बोला इधर ऊपर बैठ जाओ यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुमने अपने भाई को देख लिया ना, तुम टेंशन नहीं करो। तो वो बड़ा डरते डरते उधर बैठ गया। फिर वही पुलिस वालों ने जिन्होंने इसको बंद किया हुआ था, तो वो पानी भी लेके आए, चाय भी लेके आए। तो ये इसको यकीन नहीं आ रहा था अपनी पे कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तशद्दुद नॉर्मल किया था क्योंकि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था नहीं। इनका मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा खौफज़दा करके वो 1 लाख रुपए ले लें। तो इसके लिए इसको ये किया था कि डराया ऐसे था कि उसको कलमा पढ़ा के ना उसके सर पे पिस्टल रख दी। वो बहुत ज़्यादा वो था कि उसको मार दिया जाएगा। तो वो इस तरीके से मसूद बैठ गया। फिर जो है वो चीमा साहब से मैंने कहा कि जो ना बस चाय पीते हैं तो फिर हम चलते हैं। हम चाय के बाद फिर मैं जो है ना चीमा साहब ने पुलिस वालों से बोला कि ज़ीशान से बोलो कि ये बंदा मैं ले गया हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज़ हो तो मुझे वायरलेस पे कॉल करो। तो इस तरीके से हम मसूद को लेके निकले। तो चीमा साहब ने बोला हम इनके घर पे चलते हैं, इनके वालिद से मिल लेते हैं, हम इनके घर पे इनको उतार देते हैं। मैंने बोला चीमा साहब नहीं, ये जो कराची का माहौल चल रहा है ना, कि पुलिस वाले जो है ना इसमें आप जैसे ईमानदार पे कोई यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं। लोग ये समझेंगे शायद ये बंदा मुखबिर बन के आया हुआ है। ये भी बड़े हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग जो हैं हकीकत हाल का इदराक नहीं रखते और कोई भी नतीजा फंस कर लेते हैं। मैंने बोला हम इनको सुराब गोट पे उतारेंगे और हम रक्षा करा देंगे, ये रक्षे में टैक्सी में चला जाएगा, हम साथ नहीं जाएंगे। और मैंने मसूद को भी ताकीद की, आपने ये नहीं बोलना मैंने आपको छुड़ाया, आपने ये बोलना है कि मैंने 1 लाख रुपये दे के वापस आया, क्योंकि इलाके के अंदर भी इसके लिए मसाइल हो जाते हैं। इस तरीके से जो है वो हम निकले और फिर रक्षा करा के मैंने रक्षे के पैसे उसको दिए और रक्षे वाले को दिए और उसको मैंने बोला उतार दो। हम लोग वापस आ गए। अब जो है वो जब ये मसूद का मामला हो गया तो उसके दूसरे दिन फिर चीमा साहब का मुझे फ़ोन आया। चीमा साहब ने बोला कि यार वो जो है ज़ीशान अब दोबारा ज़िद कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मुबशिर भाई से बोलो मेरे से मिल ले। तो फिर मैंने इस वक्त क्योंकि एक नेकी उसने कर दी थी, भले चीमा साहब के तवज्जुह से की हो, मैं इस तरीके से ज़ीशान से मिलने चला गया। ज़ीशान से पहली मुलाकात बहुत ज़बरदस्त हुई, बड़ा लहक के मिला। जब मैंने इत्तला दी तो वो थाने के गेट तक आ गया, फिर मुझे लेके गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिर उसने बोला कि यार आपकी स्टोरियाँ बड़ी जानदार होती हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, और बस मेहरबानी करो कि हमारे लिए कुछ ना करो। मैंने बोला कि यार मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल करता हूँ, और जो आज़मत रियासती पाबंदियाँ जो होती हैं या इदारे की जो पाबंदियाँ होती हैं वो उन्हीं को देखता हूँ, उसके अलावा नहीं। तो बहरहाल इस तरीके से ज़ीशान से ताल्लुक़ बनते गए। मेरी दोस्ती की शर्त ये होती थी कि कोई राज़ नहीं होगा, कोई चीज़ छुपेगी नहीं, हर चीज़ मुझे बताई जाएगी, और मैं अपने इदारे की पॉलिसी और कुछ लाज़िम बातें जब आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर की निकालनी होती हैं तो बहुत सी जगह पे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। उस खामोशी की वजह से ये होता है कि आपको बहुत से राज़ मिल जाते हैं। तो मैंने भी ये टेक्निक इस्तेमाल की।
ज़ीशान से फिर ज़ीशान कोई भी चीज़ चाहे वो जेन्युइन करे या इनजेन्युइन वो मुझे बता दिया करता था। तो इस तरीके से ताल्लुकात बन गए। अपने तौर पे लोगों से सुनता हूँ कि ज़ीशान का खौफ, ज़ीशान के दौर में ये कॉटन के कपड़े पहनना मना था और फलाँ चीज़ मना थी, ये खौफ में। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ, वैसे तो वो मैं जो उसकी पर्सनल शख्सियत थी, वो इंतहाई मज़ाकिया बंदा था। जीन्स की पैंट भी मना नहीं थी, कोई भी चीज़ मना नहीं थी। वो मैं इसको जैसे डिफ़ाइन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। मिसाल दे रहा हूँ कि वो अ, गार्डन थाने में ऐसे चलेगा। अब ज़ीशान का स्टाइल जो होता था हर थाने का, ये वो था जो पूरे सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोई पुलिस अफ़सर नहीं करता होगा। ज़ीशान जब किसी थाने का चार्ज लेता था, तो ये सरकारी गाड़ियाँ, मोबाइल, कुछ इज़ाफ़ी भी मँगा लेता था और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ। ये उन गाड़ियों में बैठ के गश्त करता था। पूरे इलाके का एक-एक गली का गश्त हो रहा है। लेकिन जो है वो क्योंकि बहुत मोहतात भी था और डरता भी था, तो इसको ये भी तो वो था कि गश्त में ये अगर फ़र्ज़ करें कोई अटैक हो जाता है, तो उसके लिए ज़ीशान ने एक नई तरकीब भी निकाली। तरकीब ये थी कि बाज़ औक़ात ये हेलमेट पहन के पुलिस खुद बाइक चला रहा होता था, सिक्योरिटी गार्ड बन के। यानी पब्लिक देखे तो वो बड़ी गाड़ी में अफ़सर होगा, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहा होता था, ताकि धोखा दे, क्योंकि उसकी शक्ल तो हर बंदा जानता है। उस ज़माने में तस्वीरें ही छपती थी, लेकिन हेलमेट पहना तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता। दूसरा इसका तरीका था, जैसे गार्डन में उसने इख्तियार किया, नए-नए तरीके ईजाद करता रहता था। गार्डन में उसने कहीं से कोई एम्बुलेंस ले आई, बड़ी वाली एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस में बैठा रहता था। एम्बुलेंस भी पुलिस की गश्त के साथ गश्त करती थी। अब पूरा कॉन्वॉय होता था, मिसाल के तौर पे अब गार्डन में ज़ीशान की पोस्टिंग हो गई है और 35-40 गाड़ियों का स्काउट जो है वो एक-एक गली में घूम रहा है, तो लोगों पे एक रौब तारी होता था ना। तो ये बेसिकली वो खौफ की फ़ज़ा बना देता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ न कोई जीन्स पे या कॉटन पे हो। हुआ ये है कि मुझे याद है पहला दिन था इसका थाने में, गार्डन में। 2 बंदे किसी पान की दुकान पे व्हाइट कॉटन पहन के जो है ना खड़े थे और बड़े अकड़ के खड़े हुए थे। जब इसका स्काउट गुज़रा तो वो अपनी मूँछों पे भी हाथ फेरने लगे और उनका एक स्टाइल था। ज़ीशान तो एम्बुलेंस में बैठा था। इसने वहाँ से बोला, भाई स्काउट रोक दो, ये 2 को डाल ले आओ साथ। उनको लाके बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ी। तो ज़ीशान ने उन्हें ये बोला कि भाई तू कॉटन पहन के कर रहा है, हैं? और मूँछें मोड़ रहा है मेरे सामने। तुझे नहीं पता ये ज़ीशान का आदमी था, यहाँ पे सामने गुज़र रहा था। तो वो बंदे जो उनको बाद में तो छोड़ दिया था, लेकिन जो वो इतने खौफज़दा हुए कि पूरी कराची में ये मशहूर हो गया कि कॉटन पहनना मना है और मूँछों पे हाथ फेरना भी मना है ज़ीशान के इलाके में। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हो जाती थी, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। अब लोग समझते होंगे बड़ा खौफनाक बंदा है। ये एक तरफ किसी के पे तशद्दुद भी कर रहे होते थे, या ये कोई किसी को बाज़ औक़ात मातहत को ये गालियाँ बहुत, मातहत को बहुत वो करते थे। इसका अपना स्काउट था, उसके अलावा जो मातहत होते थे, ये उनके साथ ज़रा बदसलूकी करता था। तो ये जब उनको बुरा बोलता था, तो फिर बाज़ औक़ात वो बंदे जो है ना चले जाते थे, तो ये ऐसे हँसता था मेरे सामने। मुझे छुपा के ऐसे-ऐसे करके हँसता था कि यार देखो ये मेरे से कितना डरते हैं, दबते हैं मेरे से। तो वो वैसे ही बस उसका हँसी मज़ाक होता था। इतना लतीफ़े सुनाता था, वाक़या सुनाता था और बहुत गैर मामूली मोहतात था। इसके पास खाना आप देखें, मेरे लिए पहली दफ़ा जब बैठे, जब यानी खाने का टाइम हुआ तो उन्होंने खाना मँगाया। तो ये अपने लिए जो है ना बोला खाना ले आओ। तो मेरे लिए तो बाहर से होटल से आ गया खाना, और इसके लिए एक टिफ़िन ला के रखा गया। इसने जेब में, अपने पुलिस की जेब में हाथ डाली और चाबी निकाली और टिफ़िन पे ताला लगा हुआ था। यानी इसने एक ऐसा टिफ़िन लिया था जिसमें 4-5 खाने हों, और वो टिफ़िन जब लॉक होता था तो उसने इसके लॉक वेल्डर से अलग लगवाए थे। एक तो और उसको लॉक लगा देता, इसकी 2 चाबियाँ होती थी, एक इसकी वाइफ़ के पास होती थी, एक चाबी इसके पास होती थी। वाइफ़ खाना देती थी, होटल का खाना नहीं खाता था। मैंने पूछा भाई कि यार ये कौन-सा तरीका, खाना तो बीवियों पर इतना लोड थोड़ी डाल सकते हैं कि ऐसे जो 3 टाइम का खाना घर से मँगवाए। बोला यार वो मुझे वो अल्ताफ़ हुसैन जो है ना कत्ल करा सकता है। तो मैंने बोला क्यों? देखो तुम्हारे जैसे और भी हैं, तुम्हें इसकी यार बस तुम समझ नहीं रहे, ज़ीशान काज़मी तो सारे नहीं होते ना, मैं तो ज़ीशान काज़मी हूँ। तो मैंने बोला मगर खाने से कत्ल का क्या ताल्लुक? बोला यार वो मुझे किसी और तरीके से मेरे खाने में ज़हर डलवाएगा, मेरा कोई मातहत खरीद लेगा या मेरा कोई गार्ड खरीद लेगा। तो लिहाज़ा मैंने ये रखा है कि खाने पे इस तरीके का टिफ़िन बक्स लिया कि इसमें कोई किसी तरीके से भी कोई इंजेक्ट ना कर सके कोई ज़हर या कोई चीज़। तो खाने का भी इसको इतना खौफ था। पानी भी ये कलक कूलर आता था घर से, ये बाहर का होटल का, थाने का, कहीं का पानी भी नहीं पीता था।
इस किस्म के मकसद के इसका स्टाइल थे। चौधरी असलम की भी वो स्टाइल नहीं थे जो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के थे। इसके जो स्टाइल की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ और स्टाइल की वजह से इसका ज़्यादा रोब दबदबा फैला। तो ज़ीशान काज़मी मुतनाज़ तो नहीं था, ऐसा हुआ था कि जब डॉक्टर शेख सरल साहब की पोस्टिंग हुई थी तो मेरी इनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार ये मेरे मकसद ये कि ये पुलिस से हाथ से बाहर है, यानी पुलिस सिस्टम से बाहर के लोग हैं और मैं इस तरीके से नहीं चला सकता क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से डील की है कि मेरा हुक्म चलेगा, मेरी मर्ज़ी चलेगी। मकसद ये कि अगर नसीरुल्लाह बाबर साहब भी कोई ऑर्डर देते हैं या कोई और सेटअप में रैकेट का कोई ऑर्डर मिलता है तो लेकिन मेरे नॉलेज में होना चाहिए। तो दूसरा जो है ना वो सदर साहब का ये था कि ये आउट ऑफ दी वे कोई ऐसी चीज़ नहीं करे कि मेरी सीट बदनाम है, यानी मेरी मर्ज़ी से करें जो भी करें। तो वो इनको कुछ शिकायत थी, तो वो शिकायत की फिर बाद में फिर मामलात बन गए थे और फिर सब रैकेट में ये लोग आ गए थे। तो मुतनाज़ा नहीं ऐसे कह सकते, लेकिन मुतनाज़ा ऐसे है कि यहाँ पे कराची पुलिस में, कराची ऑपरेशन में ये 2 पुलिस अफसर ग्रुप के लीडर थे। यानी हम ये समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे अफसरान थे, नहीं, ये रैकेट होते थे अफसरान के। एक बड़े अफसर के, मशहूर अफसर के अंडर में कई अफसरान होते थे, कई एसएचओज होते थे जो उसकी लॉबी का हिस्सा बने। वो एसएचओ जो मशहूर अफसर होता था, जैसे ज़ीशान था, ज़ीशान सिर्फ अपनी पोस्टिंग थोड़ी लेता था, ज़ीशान सरवर की पोस्टिंग भी ज़ीशान की ज़िम्मे थी। ज़ीशान ऐसे अपने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगह पोस्टिंग कराता था और इसी तरह चौधरी असलम कराता था। इसी तरीके से एक मशहूर किरदार थे वो जो इंस्पेक्टर हाजी नदीम अहमद, अब लोग उनको भूल गए। हाजी नदीम अहमद ने सारी उम्र तकरीबन औरंगी टाउन में गुजारा। अब हाजी नदीम का एक शागिर्द था, यानी उनके मातहत था और शागिर्द भी था, जो अभी राव अनवार के साथ होते डीएसपी कमर अहमद। अब कमर, आप देखें, कमर कहते हैं, कमर मुझे कहते थे कि यार मैंने पुलिस अफसर कोई होशियार देखा है तो हाजी नदीम अहमद, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग पुलिस अफसर मर्डर भी हो गए, हाजी नदीम अहमद तो आज तक जिंदा हैं और बड़े तरीके से मकसद का हाजी नदीम अहमद चल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बच बचा के बड़े टेक्निकल तरीके से काम किया। वो क्रेडिट लेने से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ टास्क को पूरा करना चाहते थे और माल कमाना चाहते थे, वो उन्होंने पूरा कर लिया। तो कमर इनका उस वक्त शागिर्द था। अब कमर हालांकि नवाज शरीफ के आखिरी दौर हुकूमत में फिर ये पोस्टिंग इसकी, यानी ये तरक्की की, लेकिन कमर ने डीएसपी बनने के बाद भी एक मुझे बात बोली कि जो ना मैं इनको मकसद का हाजी नदीम को आज भी अपना उस्ताद मानता हूँ। और मुझे ज़्यादा हैरानी उस वक्त हुई कि जब हाजी नदीम अहमद ने बोला कि कमर मेरा शागिर्द है, लेकिन मैं अपना उस्ताद अगर किसी को मानता हूँ तो कमर अहमद को मानता हूँ। तो वही डीएसपी कमर अहमद हैं जो इस वक्त राव अनवार का राइट हैंड है। जो मतलूबा बंदे थे वो सारे तो एकदम हत्थे नहीं आते थे, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में जो है ना लोगों को गिरफ्तार करते थे और कच्चे पे रखते। कच्चा बोलते हैं पुलिस में कि उसकी रोजनामचे में कोई एंट्री भी नहीं हो, कोई रिकॉर्ड नहीं हो ये। और सबसे बड़ी बात है कि थाने में तो इतनी जगह होती ही नहीं है, इसके लिए उन्होंने प्राइवेट जगहें रखी हुई थी। किराए पे तो ये लोग पैसा तो नहीं खर्च करते थे कि किराए पे लें। ऐसे कि कई ऐसी जगहें थी, जैसे एक ज़माने में ये केडीए फ्लैट था, सुरजानी का पुराना जो थाना है उसके सामने ये पूरा फ्लैट खाली था। तो इसके ये पूरा फ्लैट जो है वो सिर्फ मुलजमों से भरा रहता था। 4 मंजिला फ्लैट हैं और इतने सारे फ्लैट हैं, ये पूरा ये सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनों से भरा हुआ रहता था। इस फ्लैट के सारे गेटों पर पुलिस के पहरे होते थे और प्राइवेट इन्होंने अपने भी बंदे रखे हुए थे। और इसमें सारे कच्चे मुलजिम होते थे। कच्चे मुलजिम अंदर जब इनको ज़रूरत होती थी इसको निकालते थे, किसी को मारना है तो मार दिया, किसी को शो करना है तो शो कर दिया और किसी को पैसे लेकर छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं था कि ये क्योंकि कोई ये रियासत के लिए या मुल्क की मोहब्बत में तो नहीं कर रहे थे ना, ये काम है अपने ज़ाती मफादात होते थे। एमक्यूएम से अगर देखा जाए तो ज़ाती तो इनकी कोई भी नहीं, यानी ज़ाती कोई नहीं थी, क्योंकि ये ज़ीशान का अपना, हाँ ये जो बहुत से लोग टूटे इनके अपने कोई नज़रियात की वजह से होती थी। तो ज़ीशान के भी अपने लाज़िम बात थे, कुछ मजहबी नज़रियात भी थे और कुछ सियासी नज़रियात भी थे, और लेकिन जो इनके मफादात होते थे वो मुक़द्दम होते थे इन सारे नज़रियात पर। तो वरना आप देखें ज़ीशान का अपना कज़न मोस्ट वांटेड था। ज़ीशान ने मुझे सारी चीज़ें बताई, कभी ये नहीं बताया उसका नाम क्या था, कभी उसको नुकसान भी नहीं दिया। फिर एक आपको बात बताऊँ, उस ज़माने में नॉर्थ कराची का, न्यू कराची का जो सेक्टर इंचार्ज था उसका नाम था रज़ा। रज़ा आप देखें पुरानी हिट लिस्ट में सब नाम है, हकीकी के भी और पुलिस की भी। रज़ा मोस्ट वांटेड था। लास्ट मेरे ख्याल में शायद उसकी सर की कीमत 10 लाख लगी थी। तो ऐसा हुआ कि जो ना रज़ा को मुझे मेरी नॉलेज में सिर्फ ज़ीशान ने खुद मुझे ये बात बताई कि यार मैंने बोला कि तुम रज़ा पे भी वर्किंग कर रहे हो क्या? तो इसने बोला नहीं।
तो मैंने बोला क्यों, सब पे कर रहे हो तो इस पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रज़ा की बड़ी उस वक्त दबाव होता था पुलिस के ऊपर, रटे रज़ा को पकड़ो। तो इसने बोला रज़ा को तो मैंने पकड़ के छोड़ दिया। मैंने बोला कैसे? तो इसने बोला यार मेरा मोमिन भाई है, और मैंने उसको उठाया, इसको मैंने जो है ना अंचोली ले जाके गेट पे छोड़ा, और इसको मैंने बोला कि दोबारा नहीं मिलना वरना उठाऊंगा तो मार दूंगा। बोला मैंने इस तरीके से छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई सारे मारे हों, बाज़ जगह कोई नज़रियात गालिब आते थे तो उनको छोड़ भी देते थे, चाहे उसकी कितनी बड़ी कीमत मिल रही है। तो ये भी चीज़ें थी। तो हमें तो सब इस तरह से पता चलता था कि हम राज को राज रखते थे, और हम एक चुप की ज़बान बोलते हैं, एक पुरानी इस्तिलाह में चुप की लैंग्वेज। यानी चुप की लैंग्वेज ये होती है कि जब आप समझते हो कि आपके बोलने का फ़ायदा नहीं होगा, या आप बोल नहीं सकते, या आपके लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, आप लिख नहीं सकते, तो उस वक्त कहते हैं कि हिकमत के साथ खामोशी इख्तियार करो और सब्र करो, पी जाओ, ताकि जो हकीकत है ना, जो आपसे छुपा हुआ है, वो आपके सामने आ जाए। अगर आज मैं आपको सब ये चीज़ें बता रहा हूँ तो यकीनन मैंने कितना इसके लिए सेक्रीफाइस किया होगा, कितनी कुर्बानी दी होगी, बर्दाश्त किया होगा गलत चीज़ों को भी, तो जाके आज मैं ये बता पा रहा हूँ। वरना मेरी नॉलेज में नहीं होता, बहुत से लोगों की नॉलेज में तो नहीं था। मुझे इसी वजह से आया कि मैं इन सारी चीज़ों को वाकिफ़ हूँ, और मैं अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ज़ीशान काज़मी तमाम इदारों की कोई आँख का तारा नहीं था। ज़ीशान काज़मी सिर्फ आईबी का आँखों का तारा था, नसीरुल्लाह बाबर साहब की आँखों का तारा था। बाकी सदर साहब को भी ये था कि ये काम का आदमी है, काम मेरा टारगेट पूरा कर रहा है, लेकिन पसंद तो वो भी नहीं करते थे। सच्ची बात ये है, हाँ, क्योंकि कई बार मुझसे शिकायत करते थे, और फिर कई बार ज़ीशान फंसता भी था। कई बार मैं सदर साहब को फ़ोन करके बोलता था यार इस पर थोड़ा सा नरम हाथ रख दें आप। बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ज़ीशान जो फंसा है, मैं आपको बताऊँ, जो इसके लिए मुतनाज़ा बना वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुतनाज़ा जो बना जिसको हम कहते हैं, तो इस तरीके से बना कि हमेशा ये जो पुलिस का सिस्टम है, या फोर्सेस में जो काम होता है, या आप कोई ऐसी बड़ी वर्किंग करते हैं जिसमें आप एक्सपोज होते हैं, तो उसमें फ़ोकस करना होता है कि आप अगर ज़्यादा फोकस यानी चेंजिंग करोगे, अपने ज़्यादा महाज खोलोगे तो आपको नुकसान होगा। अब ज़ीशान अगर एमक्यूएम के खिलाफ कर रहा था तो उसको हमदर्दियाँ रियासत के इदारों से ही मिल रही थी, और उन सियासी तंजीमों से भी मिल रही थी जिनकी गद्दियाँ एमक्यूएम ने छीन ली। अब एमक्यूएम को ज़ीरो करने के लिए तो ये इनको मुफ्त का मौका मिला हुआ था कि ये जो है ना काम हम जो हम नहीं कर सकते वो ज़ीशान कर रहा है। तो सियासी जमातें भी जो है ना ज़ीशान को पसंद करती थी या सपोर्ट करती थी। मुतनाज़ा पहली बार उस वक्त हुआ कि जब इसने जो है ना ये हकीकी के ख़िलाफ़ काम शुरू किया, हकीकी के ख़िलाफ़ महाज खोला। अब हकीकी के ख़िलाफ़ जब खोला तो उस वक्त क्योंकि हकीकी को इदारों की भी सपोर्ट हासिल थी, और सियासी तंजीमें भी हकीकी को सरपरस्ती कर रही थी, तो ज़ीशान की हकीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के कई रीज़न थे। एक तो ये था कि जब ये खोखरा पार में ये गया है, तो खोखरा पार के दौरान ज़ीशान पे एक हमला हुआ। उस हमले में एक सिपाही इसका मारा गया। तो ज़ीशान ने इसमें यह किया कि ये जो यहाँ का सेक्टर था, मलीर सेक्टर था एमक्यूएम हकीकी का, उन्होंने हमला किया। तो ज़ीशान को बड़ा गुस्सा आया। उस ज़माने में SHO सऊदाबाद थे इंस्पेक्टर हुसैन अहमद नासिर लोधी। फिर वो DSP रिटायर्ड हुए, आजकल वो कराची में एडवोकेट हैं। तो ये वो SHO होते थे, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग थी हकीकी के साथ। तो बल्कि ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा सानहा हो जाता कराची में, जो मैंने बचाया उस वक्त। और यह हुआ कि ज़ीशान काज़मी की बड़ा तनाज़ुर हमले के बाद ज़ीशान काज़मी गुस्से में जो है हम लोग कहीं जा रहे थे, इसको कोई कॉल आई, तो ज़ीशान फिर वहाँ पे आके सऊदाबाद थाने आ गया। नासिर लोधी अपने कमरे में बैठे थे, ज़ीशान आया। ज़ीशान ने इसको बोला तू हकीकी का सपोर्टर है, सेक्टर इंचार्ज तो तू ही है। इनका ज़बरदस्त तू मैं हो गई, और ज़ीशान ने जो है वो पिस्टल निकाल के नासिर लोधी पे रख दिया, और इनके स्काउट ने भी असला निकाल लिया। थाना यरगमाल बन गया। नासिर लोधी की जो टीम थी वो इतनी फाइटर नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वो ज़ीशान ने बोला इन सबको मार दो, और जो है वो इसका इल्ज़ाम फिर हकीकी पे डाल देंगे कि हकीकी ने ये थाने पे हमला किया और हकीकी ने काम कर दिया। तो बड़ा अजीब सा तमाशा हो गया, और बड़ा अब ये था कि ज़ीशान शायद गोली चला देता और नासिर लोधी को गोली लग जाती। मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने फिर ज़ीशान का पिस्टल पे हाथ डाला। फिर मैंने ज़ीशान से बोला कि यार ये कौन सा तरीका है कि पुलिस को मार रहे, पुलिस से लड़ रही है। मैंने कहा हथियार रखो, और अगर कोई करना भी है तो जो सिस्टम के तहत जो मामला हैं वो उसको आप हल कराओ। तो वो फिर ज़ीशान को किसी तरीके से थाने से निकाल के फिर हम खोखरा पार थाने चले गए, वहाँ से निकाल के ले गए। तो नासिर लोधी के थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, वरना नासिर लोधी जो है ना वो बड़ा खतरे में आ गया था।
फिर उन्हें इनके एक MPA थे, हकीकी के एयरपोर्ट से जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया ज़ीशान ने। तो ज़ीशान ने हकीकी के ख़िलाफ़ भी कम नहीं किया, हकीकी के ख़िलाफ़ भी उसने वो आखिरी जो अपना उसका दौर था, उसने हकीकी के ख़िलाफ़ भी ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। नासिर लोधी उससे लड़ने की पोजीशन में तो नहीं था, क्योंकि ज़ीशान को एक बड़ी सरपरस्ती भी हासिल थी। नासिर लोधी पुलिस के सेटअप में ही चल रहा था ना, नासिर लोधी को कोई बहुत बड़ा कोई सेटअप हासिल नहीं था। अगर नासिर लोधी के कुछ कनेक्शन थे भी कुछ इदारों में, तो उनके मीडियम टाइप के जो उनके अफसरान थे उनके साथ थे, इसका कोई बड़ी डील कोई सेटअप नहीं था। हाँ, हकीकी को ये सपोर्ट करता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सऊदाबाद में MQM का होल्ड बहुत कम था। सऊदाबाद में टोटल होल्ड हकीकी का था, तो उस वजह से वो जो है ना पुलिस अफसरान रखते थे। और एक बल्कि एक दौर था, सिर्फ नासिर लोधी नहीं, कराची में जिन जिन इलाकों में आप देखें, नो गो एरिया का एक इशू उठा था, जिसको नो गो एरिया बोला जाता है, बड़ा इंटरनेशनल इशू भी चला। नो गो एरियाज बेसिकली MQM ने थोड़ी बना के रखे थे, नो गो एरियाज तो हकीकी ने बना के रखे हुए थे। तो जिन जिन इलाकों में हकीकी का होल्ड था, वहाँ के जो SHOs होते थे, वो सेक्टर ऑफिस में सेक्टर इंचार्ज के सामने हाजिरी भी देते थे और उनके ऑर्डर को ही मानते थे। और अगर जो भी सेक्टर इंचार्ज मकसद SHO बराए नाम होता था, सेक्टर इंचार्ज ही SHO होता था, सेक्टर इंचार्ज ही DSP होता था। चौधरी असलम और ज़ीशान काज़मी दोनों एक हिसाब से तो बड़े अफसानवी किरदार थे, लेकिन क्योंकि मेरी बड़ी दोनों के साथ कुर्बत रही है तो मैं सारे समझता हूँ। ये जो लोग मुकाबला करते हैं, जिन्होंने ज़ीशान के मुकाबले में असलम को फ़ौक़ियत दी है, ये ज़ीशान के मरने यानी मफरूरी के बाद, जब मुर्तज़ा भुट्टो वाला वाक़या हुआ, उसके चंद दिनों में ज़ीशान मफरूर हो गया। और ज़ीशान को मकसद है कि क्योंकि IB का क्रैकडाउन हुआ, IB के वो अफसरान जो ज़ीशान को बचाते थे वो चले गए, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने हाथ खींच लिया और गवर्नमेंट के बाद में फिर डिज़ोल्व भी हो गई थी। तो इसी मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में डिज़ोल्व हुई। तो ज़ीशान पे सारा प्रेशर उस वक्त ये हुआ कि जो पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट थी या जो हमारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने सारा मलबा तो ज़ीशान पे डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश की। हालांकि मुर्तज़ा का मर्डर ज़ीशान तो सिर्फ मोहरा था ना, इस्टेब्लिशमेंट पूरी इन्वॉल्व थी। ज़ीशान फौरी मफरूर हुआ, यानी पहले सस्पेंड हुआ, सस्पेंड होने के बाद ये ज़ीशान मफरूर हुआ। तो ज़ीशान थोड़ा हुलिया बदलने का भी सलाहियत रखता ना, इसने दाढ़ी मूँछों का एक पूरा सेट रखे हुए थे, वो पहन लेता था। ये क्लीन शेव मूँछें थी इसकी, लेकिन बाकी क्लीन शेव था, वो उसने वो कर लिया। उस वक्त इसको कोई सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ ये हुआ कि सरवर कमांडो ने शरीफाबाद थाने की एक मोबाइल इसको दी, तो इसने मोबाइल के अंदर ये बाइक पे था, उस वक्त मोटरसाइकिल पे आ गया था। मोटरसाइकिल इसने पीछे गाड़ी में चढ़ाई हुई थी मोबाइल में, और उस जब शरीफाबाद थाने की मोबाइल के अंदर ये घूमता रहा चंद दिन, इसने वो मोबाइल इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद फिर इसको ख़तरा हुआ कि किसी न किसी जगह कोई मैं ट्रेस हो जाऊँगा। तो लास्ट डे जब वो ऐसा हुआ तो वो मेरे पास आ गया। मेरा गुलशन में घर था, खटखटाया इसने, दरवाज़ा खटखटाया, तो जब मैंने खोला तो मैंने देखा एक बड़ा मशकूक हुलिये वाला बंदा खड़ा हुआ है। तो मैंने इसके सीने पे पिस्टल रख दिया। तो पिस्टल रखा तो ये एकदम हाथ उठा लिया इसने मुलज़िमों की तरह, और मुझे कहने लगा कि यार मैं ज़ीशान थोड़े दबे लहजे में ये। तो मैं फिर पहचान गया इसकी आवाज़ से, तो मैंने इसको कंधे से पकड़ के अंदर खींचा, तो मैं इसको ड्राइंग रूम में ले गया। इनके इसके जो 7 बंदे थे वो मोबाइल, उसने बोला कि मोबाइल आप लेके कहीं कोने में खड़ी कर दो। मोबाइल उन्हें लगा दी। तो मैंने बोला भाई ये क्या हुलिया बना रखा, खैर से? बोला यार मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर हो गए हैं, और जो है वो अब मुझे जो है ना ये सर्वर की फ़िलहाल मोबाइल ली है, लेकिन इससे भी जान छुड़ानी है क्योंकि वो ज़्यादा अर्से ये चला नहीं सकता। तो मैंने बोला फिर क्या प्रोग्राम बनाए? कहने लगा कि यार मुझे ये इशारा मिला है कि कुछ अरसे ज़रा रुकोश रहो, फिर उसके बाद तुम्हारा मसला हल कर देंगे। मैंने बोला तुम्हारा मसला हल करेंगे वो लोग, लेकिन हमेशा के लिए करेंगे। नहीं यार, मैंने बोला मैं कह रहा हूँ ना, तुम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हें भी सब समझ में आता है। तो मगर मेरे तो अपना तजुर्बा यही है कि तुम्हारा काम लग जाएगा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता रहेगा। बोला क्या? मैंने बोला तुम्हारे अपने लिंक्स तो बहुत मजबूत है माशाल्लाह से, तुम ऐसा करो कि ईरान निकल जाओ। ईरान ज़्यादा 1.5 दिन के अंदर आप ये कराची से निकलोगे तो 1.5 दिन तो लगेगा, आप ईरान क्रॉस कर जाओगे। ईरान निकल जाओ, ईरान के बाद फिर जहाँ वहीं रहना चाहो या यूरोप जाना चाहो वहाँ से निकल सकते हो, यहाँ पे 100% मारे जाओगे। बोला नहीं यार ये गारंटी दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैंने बोला फिर आप तो मेरे ऊपर एतमाद करो, उन पर एतमाद करो। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं जो है ना लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, मैं लाहौर का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो ये फिर क्योंकि ट्रेन या उसके ज़रिए जा नहीं सकता, तो बाय रोड फिर ये लाहौर शिफ्ट हुआ। ये मेरे पास सारी रात बैठा रहा, वो सारी रात हमारी बातें होती रहीं।
फिर ये सुबह के करीब ये निकल गए और फिर ये बाद में मुझे इसका फ़ोन आया तो ये लाहौर शिफ्ट हो गया। इसने नाम भी अपना चेंज कर लिया कि नाम मेरे नाम से कोई फ़ोन पे ही बात करे तो कोई ट्रेस हो जाए, तो उसने अपना नाम डॉक्टर अज़ीज़ रख दिया। तो हम डॉक्टर अज़ीज़ के नाम से ही सेव किया हुआ था हमने अपना उसका नंबर, डॉक्टर अज़ीज़ के नाम भी अपना यही पुकारता था, मैं डॉक्टर अज़ीज़ बात कर रहा हूँ। तो फिर चला लास्ट इसके बाद फिर एक मुलाकात मेरी शरीफाबाद थाने में हुई। तो थाने में ऐसा हुआ कि जब ये मोबाइल वगैरह सारी वापस करनी थी तो ये सर्वर के पास आ गए। सर्वर SHO था उस ज़माने में, शरीफ FC एरिया में फ्लैट के अंदर थाना हुआ करता था। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो अब ये वहाँ पे भी गेम खेल रहा था। इसने वहाँ पे फिर जो ना मुझे बोला कि यार वो मीडिया को भी तो ज़रूरी है कि कुछ गलत रुख पे डाला जाए। मैंने बोला कैसे डाला जाए? बोला यार कोई डिसइन्फॉर्मेशन करता हूँ ना। तो उसके बाद इसने अवाम अखबार के जो रिपोर्टर हैं खुर्शीद अब्बासी, उससे भी इसकी सेटिंग थी। इसमें खुर्शीद अब्बासी को इसने इसके पास वो जो नसीरुल्लाह बाबर का दिया हुआ फ़ोन था ना, एक ख़ास फ़ोन था लोकल, जो असल में ये फ़ोन ऐसा था कि IB का एक खुफिया एक्सचेंज था, ये उस एक्सचेंज से मुंसलिक था, तो इससे ट्रेस नहीं कर सकते थे। इसने उस फ़ोन से जो है ना अवाम अखबार मिलाया, फ़ोन खुद ही मिलाया। आवाज़ें बदलने का भी माहिर था। ये लड़की की और लड़के की आवाज़ बना लेता था ना, और आपको पहचानना मुश्किल होता था, ज़बरदस्त आवाज़ नकल निकालता था। तो इसने फ़ोन मिलाया और फिर उसके बाद जो है ना ये लड़की बन गया, और इंग्लिश में इस मकसद के इसको कहने खुर्शीद अब्बासी से लाइन पे लिया। खुर्शीद अब्बासी से बोला कि आपसे जो है ना ये डॉक्टर अज़ीज़ बात करेंगे। तो खुर्शीद अब्बासी को उसके बाद फिर ये अपनी आवाज़ में आ गया और खुर्शीद हेलो हेलो ऐसे भी करने लगा जैसे कोई दूर से बात हो रही हो। तो खुर्शीद इससे पूछने लगा कि भाई हाँ भाई ज़ीशान कहाँ खैर से कहाँ हूँ? बोला यार मैं तो तुर्की निकल गया। तो इसने उससे ये बेवकूफ़ बनाया, फ़ोन बंद कर दिया। बोला यार लीड देखना दूसरे दिन। तो वो अवाम में दूसरे दिन खुर्शीद अब्बासी के नाम से एक लीड लगी हुई थी कि इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी तुर्की फ़रार। तो ये ऐसे खेलता भी था, मीडिया के साथ भी खेलता रहता था। तो बस ये लास्ट हमारी मुलाकात है। इसने मोबाइल वगैरह सर्वर को वापस की, तो ये लाहौर रवाना हो गया। ज़ीशान काज़मी ने जो बहुत ही मोस्ट वांटेड और बड़े टारगेटेड बंदों को जो है ना वो एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग की, सही है, जो पार्टी की तहरीक की ताकत हुआ करते थे, तहरीक में उनकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। और सारे लोग कोई क्रिमिनल या सारे लोग कोई ऐसे नहीं थे जिन्होंने हथियार उठाए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको आप कह सकते हैं ज़हनी तौर पे तेज़ थे, पढ़े लिखे थे, अल्ताफ़ उनके ज़्यादा वफ़ादार थे। मिसाल के तौर पे आमिर सिद्दीकी हैं, आमिर सिद्दीकी के साथ 3-4 बंदे इन्होंने मारे थे। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। और उसको देखें MQM ने हड़ताल की कॉल भी दी, ज़ीशान के ही कत्ल पे ज़्यादा हड़ताल की कॉल दी है, असलम के तो इतनी नहीं दी ना। असलम की कार्रवाइयाँ उसके मुकाबले में तादाद में तो ज़्यादा थी। नहीं, असलम ये मुझे बोलता था, मुझे याद है कि असलम कहता था कि यार मैं ये इस चीज़ में तो मुकाबला नहीं कर सकता, ये बंदे पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आता है, लेकिन मैं इस चीज़ में तो मुकाबला कर सकता हूँ कि तादाद बढ़ा दूँ। तो इसने ये किया कि इसको उस ज़माने में एक बड़ा वो था कि सेंचुरी कौन करेगा। ज़ीशान को सेंचुरी की इतनी फ़िक्र नहीं थी, असलम को फिर ज़्यादा फ़िक्र थी। तो असलम ने ये किया कि 100 बंदे जब मार दिए, तो उसके बाद ये 100 बंदे इसके पूरे हुए थे। जब ये लियारी टास्क फोर्स में आया था, 100 पूरे किए थे। तो वहाँ पे ये बोला करता था पुलिस वालों को कि भाई अफसरान आते थे उसकी तारीफ़ करते थे कि यार आपने माशाल्लाह से जो है ना MQM के 100 बंदे मार दिए हैं, सेंचुरी कर ली आपने। तो बोलता था नहीं, वो सेंचुरी ख़त्म हो गई, अब नई सेंचुरी करूँगा। तो इस किस्म का स्टाइल था, वो इस पे बलबूते पे जीतना चाहता था। लेकिन ज़ीशान का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा था। ज़ीशान बड़ा जीनियस था, ज़हीन था, बहुत तेज़ बंदा था। और जो है वो मफादात तो लाज़िमत असलम के भी ज़ाती थे और ज़ीशान के भी ज़ाती थे। तो मगर कारकर्दगी के लिहाज से यहाँ पे नहीं, इस्लामाबाद गवर्नमेंट तक सब लोग ज़ीशान को नंबर 1 मानते थे। चौधरी असलम नंबर 2 था। यही वजह है कि जब ये मफरूर हुआ तो मैं असलम के साथ बैठा था। असलम मुझे एक दफ़ा नहीं कई नशिस्तों में असलम ने क्या मुझे जुमला बोला, अकेले में बोलता था, सबके सामने बात नहीं करता। अकेले में क्या बोला? बोला जंगल में ना 2 शेर नहीं चल सकते। मैंने बोला क्या मतलब? बोला सिंध पुलिस में या तो मेरा नाम रहेगा या ज़ीशान का। इस तरीके से मैंने फिर इसको बोला भी कि ये तुम कोई ओछी हरकत नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना अब पुलिस वाले तो अब पुलिस वालों के मर्डर पे आ रहे हैं ना। ये तो MQM का जो उनको खून लगा
उसके बाद उन्होंने आपस में वो किया। तो आपको देखें ज़ीशान का मर्डर ऐसे नहीं हुआ, ज़ीशान की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं और असलम ने उसका फ़ायदा उठाया। मुझे खुद ये सब बातें सारे रैकेट की पता हैं। जब ज़ीशान वापस आया तो उसने मेरे से कोई बात नहीं, मशवरा नहीं किया था। ये अचानक लाहौर से एक दिन कराची आ गया। जब ये वापस आया तो यहाँ आके कराची आके इसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने जब हाल चाल पूछा तो ये 2 बातें इसने की जिससे मुझे वो, एक तो उसने बोला मैं कराची पहुँच गया हूँ। मैंने बोला बहुत बड़ी गलती की, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, कराची वापस क्यों आया। एक ये। दूसरा उसने मुझसे ये बोला कि यार जो है ना मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो मेरे घर में ना बिजली का बिल कितना 20,000 का कितने का बिल आ गया है, तो मुझे जो है ना वो बिल भरना है। तो जमा हो गया था क्योंकि हालात आपको पता है कि कितना ही करोड़ों रुपए कमा ले। ज़ीशान का वो दौर भी मैंने देखा कि ज़ीशान थाने से जब निकलता था तो पुलिस की जो पैंट होती है ना, उस पैंट के नीचे एक डोरी होती है, ये उस डोरी को बांध लेता था दोनों पाँव जूते के साथ। और ये पैंट में बेल्ट खोल के ना इसमें नोटों की गड्डियाँ होती थी जो नीचे तक भरता रहता था। ये पैंट खुल जाती थी, ये ऊपर तक जब नोटों की गड्डी भर जाती थी ये बेल्ट बांध देता था। फिर उसके बाद ये शर्ट के बटन खोलता था और ये उधर डालना शुरू करता था, शर्ट के पीठ के पीछे हैं, हाथों में, आस्तीनों में ये नोट भर लेता था। तो ये जब निकलता था तो इतना नोट होता था कि आप उसको गिन नहीं सकते, जो है ना इतना नोट होता था। ये रोज़ाना के इसमें हिसाब से इतने नोट होते थे। और अब ये हालत हो गई थी कि वो अगर उसके पास चंद महीनों का जो बिल जमा हो गया, अब जैसा वो मुझे बता रहा था कि 20,000 रुपये, तो मुझे कहने लगा कि यार वो मेरा बिल अगर भर दो। तो मैंने उस पर ज़ीशान को बोला, ज़ीशान तुमने सारी उम्र देखा है मैंने कभी रिश्वत नहीं ली और मैंने कोई पैसा भत्ते का 2 नंबरी नहीं कमाया। अभी मेरे पास 20,000 रुपये इस वक्त कहाँ से आए? हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों से, जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं जिनको तुमने कभी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाया, तो उनसे बात करो। तो मैंने सबसे पहले इंस्पेक्टर तौफीक ज़ाहिद से बात की। मैं उसके घर पे गया, फिर मैंने तौफीक से बोला कि यार ज़ीशान की ऐसी परेशानी चल रही है, उसका बिल भर दो। तो तौफीक ने मुझे बोला यार तू भी बन गया। मैंने बोला क्या मतलब? बोला यार वो बड़ा हरामी है, तुम जो किस किस्म के उससे बात, तुमने उसको ये एक बार दोबारा फ़ोन करो और उसको ये सिर्फ बोलना, मेरा नाम नहीं लेना, उसको सिर्फ ये बोलना कि तुम्हें वो एमक्यूएम के खिलाफ एक केस के अंदर 6 करोड़ रुपए आए थे, वो 6 करोड़ रुपये निकाल लो, वो कहाँ, वो भी तेरे हजम हो गए थे सारे। मकसद ये कि इनको क्योंकि एक दूसरे के सारे राज पता थे। हाँ, मुझे नहीं पता कि ज़ीशान ने वो सारे पैसे कैसे हड़प किए, क्या किए, लेकिन वो वाकई मुझे तो लग रहा था तौफीक ज़ाहिद ने इनकार कर दिया। मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर मैंने चंद और पुलिस अफसरान से भी, सर्वर कमांडो से ही बात की और अफसरान से बात की, मगर कोई भी इसका बिल भरने पर राज़ी नहीं था। फिर मुझे कुछ ऐसे अफसरान से जो उसके रैकेट के नहीं थे वो मुझे इत्तला मिली, और वो रैकेट में थे चौधरी असलम वाले नेटवर्क के। तो मुझे इत्तला मिली कि ज़ीशान जो है वो इनको मुख्तलिफ पॉइंट पर बुलाता है और उसको शराब चाहिए। तो शराब भी ले रहा है और लड़कियां भी इसका कोई कहीं ना कहीं अरेंज करवा रहा है कि कोई जगह मिल जाए जहाँ पे लड़कियां। तो मैंने इसको फ़ोन किया, पहले तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ, फिर मैंने इसको बताया कि देखो इंसान के वक्त की बात होती है, तुम भी फ़िरौन थे एक ज़माने में, आज देखो ये हाल है कि तुम्हारे अपने साथ के लोग ये मुझे जवाब दिया, कोई तुम्हारा बिल भरने को तैयार नहीं। तुमने अच्छे लोग दोस्त नहीं बनाए, तुमने सारे ऐसे दोस्त बनाए जैसे तुम खुद थे। तो मैंने इसको फिर जो है ना दूसरा इसको बोला कि ज़ीशान एक बात बताओ, तुमने ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ जो की हैं या लोगों को पकड़ा वो क्या क्या चीज़ से ट्रैप किया? तो उसने बोला 2 चीज़ों से ज़्यादा ट्रैप हुए लोग। मतलब किस चीज़ से? बोला शराब और लड़की। तो मैंने बोला आज तुम भी वही काम कर रहे हो और ऐसे नए-नए अफ़सरान के ज़रिए लड़कियाँ या ये जो काम कर रहे हो शराब का, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरी तरह ट्रैप होके मारे जाओगे। यार बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो है ना वो मफरूरी काटना आसान नहीं होता। तुमको अंदाज़ा नहीं है जो मेरी फ्रस्ट्रेशन या जो मेरी दिल की कैफ़ियत है, तो वो शराब और लड़की से ही थोड़ा-सा ये होता है कि कम से कम रात भर के लिए तो ये टेंशन दूर हो जाता है। तो मैंने उसको बोला नहीं, ये रात भर का नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का टेंशन दूर हो जाएगा अगर तुम इसी रविश पे कायम रहो। तो वही हुआ, जब ये बेसिकली जब ट्रैप हुआ तो ज़ीशान को शराब गोद पे बुलाया गया, और जो रैकेट मैं बता रहा हूँ उसी रैकेट के लोग थे, वहाँ पे शराब देनी थी। इन्होंने उसको बोला कि यहाँ से तारिक रोड चलना है फिरोज़ाबाद के इलाके में। फिर उसको ज़ीशान को इस तरीके से लेके आए, और अब देखें ना शोएब के जो कॉन्टैक्ट थे, शोएब की वैसे बहुत से पुलिस अफसरान से थी, लेकिन जब कोई मातूब हो जाता है तो वो जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो उसके साथ वैसा थोड़ी चलता है, वो मातूब के साथ नहीं चलते, वो ताकतवर के साथ चलते हैं। शोएब खान अंडरवर्ल्ड डॉन जो था शोएब खान, तो शोएब खान की सेटिंग जो है वो चौधरी असलम से थी। और वही आप देखें शोएब खान ग्रुप जो है वो क्योंकि शोएब खान के आपको मैंने पहले जैसे बताया कि उसके लिंक तो जुल्फ़िकार के साथ पहले से ऑलरेडी दोस्तियाँ थी।
तो ये उन्होंने गिफ्ट कर दिया जुल्फ़िकार, और इन्होंने इसमें रंग देने की भी कोशिश की। मैं ये भी आपको बताऊं, ज़ीशान की लाश उसी जगह फेंकी गई जिस जगह पे ज़ीशान ने आमिर सिद्दीकी वालों को मार के फेंका था। उसी जगह ज़ीशान की लाश मिली और बोरी में मिली। तो ये इनका तासुर ये देना था कि एमक्यूएम ने किया, हालांकि एमक्यूएम इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये इस तरीके से देखें, जंगल में कितने शेर रहे, एक शेर मारा गया और चौधरी असलम का नाम चढ़ गया। जब ज़ीशान मफरूर हुआ तो उस पर लोगों ने साथ छोड़ना शुरू किया, और जब ज़ीशान मर गया तो चौधरी असलम अकेला शेर रह गया जंगल में। ये कुछ पुलिस अफसरान ने बुलाया था, वहाँ से उन्होंने बोला कि यार फलां जगह चलते हैं, वहाँ पे बोतलें मिल जाएंगी, वहाँ पे हम वहाँ से बोतलें लेते हैं, आपको देते हैं। तो वो इस तरीके से लेके गया। देखिए, वो तो बदला लेना था। जुल्फ़िकार एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी थी और उसके फाइटर बहुत ज़बरदस्त फाइटर थे। उनके पास ये मामूली फाइटर नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त फाइटर थे। उनकी दो कैटेगरी थी। एक कैटेगरी तो वो थी जो इंडिया से ट्रेनिंग याफ्ता थी, उसमें जो मैं जैसे इनके लोगों से मिलता रहा हूँ, तो कुछ अच्छे फाइटर भी थे, कुछ मुझे तो बिल्कुल ही बोगस लगे, ऐसे पता नहीं वो किस किस्म की ट्रेनिंग लेके आते थे। लेकिन इनके ज़्यादा ख़तरनाक जो लोग थे ना, वो थे जो अफ़गानिस्तान भी जाते रहे हैं या जिन्होंने लीबिया में बाकायदा ट्रेनिंग। लीबिया की ट्रेनिंग बहुत मजबूत थी। भाई अली सुनारा के चक्कर में तो फिर चाहिए था ना, मुर्तज़ा का बदला तो लेना था उन्होंने। अब मुर्तज़ा का बदला इस्टेब्लिशमेंट से ले नहीं सकते थे, यही हो सकता था कि जो है ना वो हो जाए। और असलम को भी सब पता था कि ये चीज़ें जो है ना ज़ीशान के पीछे लोग लगे हैं। असलम ने शोएब खान के ज़रिए गिफ्ट करवा दिया। शोएब खान तो फिर शोएब खान भी असल में दोस्ती में ज़्यादा मारा गया। जब शोएब खान को लाहौर से लेके आए थे तो असलम गए थे ना यहाँ से, चौधरी असलम। तो वो एक अफसर इस्टेब्लिशमेंट के कराची में होते थे जिन्होंने कराची ऑपरेशन के अवाइल में काम किया। तो शोएब खान को उन्होंने पनाह दी हुई थी लाहौर में। और फिर असलम की लॉटरी उस वक्त खुली कि जब असलम को उन साहब का फ़ोन आया कि जो है वो आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो आपको आके ले जाना पड़ेगा लाहौर से। तो उन्होंने शोएब खान को अपने घर से गिरफ्तारी दिलवा दी। यानी शोएब खान को पता नहीं था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो घर में था और ये असलम वगैरह को बुलाया गया और शोएब खान हवाले किया गया। बाद में फिर जेल में शोएब खान को प्री प्लान एक मारा गया। अली सुनारा का भी बाद में फिर ज़ीशान के वाक़े के बाद फिर अली सुनारा का ही मर्डर हो गया। देखें, अगर कोई शख्स को जब हम बुरा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद सारी बुराइयाँ उसमें हैं, और किसी शख्स की जब हम तारीफ़ करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हम सबसे अच्छी को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब कोई एक न्यूट्रल तज़िया होता है कि मेरे क्योंकि उनसे रिलेशन रहे, प्रोफेशनल पेशावराना मेरे रिलेशन थे और बहुत मजबूत थे, मुझे तो ये समझ में आता है कि इससे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो जिसकी मकसद ये है कि अपने अमाल के बदले आखिरत तबाह हो जाए। दुनिया तो है, ज़ीशान ने दुनिया कौन सी कमाई, मकसद कि एक खौफ की ज़िंदगी उसने गुजारी और सही प्रोटोकॉल होता था, सब कुछ होता था, लेकिन उस प्रोटोकॉल में खौफ तो होता था। वो एक आज़ादाना तरीके से ना साहिल समंदर पे जा सकता था, ना पिकनिक पॉइंट पे बैठ सकता था। उसकी आम नॉर्मल जो ज़िंदगी थी, जो एक बहुत बड़ी नेमत है एक आम इंसान के लिए, वो नेमत उससे छिन गई। इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती होगी। फिर उसके बाद देखें कि जिन लोगों के लिए वो सारे गुनाह करता रहा, उन्हीं लोगों ने उसको मारने में अहम किरदार अदा किया। तो फिर पुलिस में आप देख लेना, आप ये पुलिस वाले भी तो कम नहीं मारे गए। उनकी लिस्ट किसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ी तादाद में। मगर ये पुलिस के लोग कैसे मरे? पुलिस के लोग पुलिस वालों ने मरवाए किसी न किसी रैकेट के ज़रिए। तो इनको अपने डिपार्टमेंट से भी वो हासिल नहीं हुआ इन गुनाहों के बदले। फिर ना नेक नामी हासिल हो सकी, ना पैसा हासिल हो सका। तो इन्होंने अपनी फैमिली को वो नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं दी जो इनका हक बनता था। इन्होंने तो एक तकब्बुराना और मगरूराना ज़िंदगी गुजारी और उसी तकब्बुर में मौत का शिकार हुए।